जिम ट्रेनर्स जो होते हैं या जिम चलाने वाले ओनर्स जो होते हैं वो ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिनके वजह से उनका बिजनेस नहीं चल पाता? मैडम, जिम में बड़ी गलतियां बोलने से अच्छा छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है जिम ओनर्स को। सर, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो जो जिम ओनर्स हैं उनके लिए ऐसी कौन सी न्यू स्ट्रैटेजीज है जो उनको अपनी जिम में करनी चाहिए? ओके, तो कंपटीशन को अगर बीट करना है या एटलीस्ट कंपटीशन में रहना है तो मैं एक सलाह एज अ कोच सबको देता हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है डीजी टॉक्स में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जो महाराष्ट्र में काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, जिम के बारे में। तो आज हमारे साथ है मयूर सर, जो आपको बताएंगे कि जिम का बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हेलो मिस ऋतुजा। मैं मयूर सरोदे और मैं मास फिटनेस का फाउंडर हूँ और पिछले 17 सालों से हम लोग जिम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मतलब एक ग्राउंड लेवल के ट्रेनर से मैंने शुरुआत की थी और आज 40 लाख तक का टर्नओवर हमारा है, जिसमें हमारा मतलब जिम भी है, एकेडमी भी है, जहाँ पर हम लोग जो ऑलरेडी ट्रेनर्स है उनके एडवांस लेवल के कोर्सेस वगैरह हम लोग सिखाते हैं। जिम ओनर्स होते हैं उनके लिए कुछ कोर्सेस है हमारे, और जिम ओनर्स के लिए सबसे एक यूनिक बात हमने ट्राई किया है एक बिजनेस मॉडल लॉन्च करने का, जिसमें हम लोग जिम ट्रेनर्स को जिम आज का जो मॉडर्न माइंडसेट है उसमें कैसे रन करना चाहिए, और अगर लॉस में भी है या नया जिम आ रहा है तो उसको प्रॉफिटेबल कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट प्रॉफिट में कैसे लेके जाना चाहिए, ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जिम ओनर्स को बताएं और हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो हम उन तक लेके जाएं। सर, आपने जैसे बताया कि आपको 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिम में, तो इसके बारे में सर आप बताइए कि जिम जो है तो यहाँ पे अभी कौन सी ऐसी नई चीज़ें चल रही है? हम जिम का अगर हम लोग एवोल्यूशन देखें जो 2011 से, तो 2011 का मैं आपको एक सर्वे बताना चाहूँगा। उस टाइम पर एक सर्वे था कि इंडिया का 0.7% पॉपुलेशन इज़ वर्किंग आउट, मतलब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं 3500 करोड़ की हमारी आबादी है। 100 करोड़ भी अगर आप कंसिडर करते हो तो आप देख सकते हो कि 70 लाख लोग 100 करोड़ में से सिर्फ वर्कआउट कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। और उसको अगर आप आज देखोगे तो मेरे को लगता है कुछ अलग बताने का यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। आपको पता है कि कोविड के बाद में अवेयरनेस कितना बढ़ा है, लोगों को ये समझ में आया है कि अभी एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी एक्सरसाइज कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तो उस टाइम पे वही लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से सर्वाइव किया, जिनका माइंडसेट भी काफ़ी स्ट्रांग था। तो एवोल्यूशन जो हो रहा है फिटनेस इंडस्ट्री का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आजकल रेसिडेंशियल जिम भी हर एक सोसाइटी, आप देखिए हर एक सोसाइटी में जिम हो रहा है। कमर्शियल जिम का तो कंपटीशन आप देख पा रहे हो कि 5 स्टार फैसिलिटीज से लेके मतलब हर एक जिम में एसी रहेगा, स्टीम बाथ रहेगा। तो मतलब सब कुछ ये एवोल्यूशन है फिटनेस इंडस्ट्री का, जहाँ पर आपको पता होगा कि पहले बस लोहे के वेट्स होते थे जिम में, एक वस्ताद होता था और वो वही सबको सिखाता था। अभी ट्रेनर्स का जो है उनके लिए एक अलग एजुकेशन है, और वो लोग आपको पहले पूछेंगे, आपके मेडिकल कंडीशंस के बारे में पूछेंगे, आपने पहले वर्कआउट किया है नहीं किया है उसके बारे में पूछेंगे। तो एवोल्यूशन जो है वो काफ़ी अलग लेवल पर आ चुका है। तो मेरे को लगता है आपने डिश टीवी कब यूज़ किया था घर पे? ये तो मतलब हो गए 10-15 साल। एग्जैक्टली 10-15 साल हो गए, लेकिन 10-15 साल पहले से डिश टीवी बंद नहीं हुआ है। 2 या 3 साल अगर आप कंसिडर करोगे तब तक डिश टीवी था, DTH था, टाटा स्काई था, सब कुछ था। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है मॉडर्न माइंडसेट के हिसाब से जो बढ़ रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले हम लोग ऐसा सुनते थे, आपको पता है कि एरोबिक्स और जुम्बा कब आया था फिटनेस इंडस्ट्री में? काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं जिम ट्रेनर से भी या जिम ओनर से कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, जुम्बा, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जुम्बा आपने ही बोला कि काफ़ी साल हो गए उसको, राइट? तो वो तो लेटेस्ट हो ही नहीं सकता, राइट? तो वो बताना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हर 6 महीने में कोई ना कोई नई आइडिया लेके आ रहा है और नया कुछ लॉन्च कर रहा है। तो उतना चैलेंजिंग फिटनेस इंडस्ट्री हो रहा है। तो यही एवोल्यूशन है फिटनेस इंडस्ट्री का। और अगर हम लोग या जिम के ओनर्स उसको कंपटीशन में अगर नहीं रहते हैं, आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं,
जो एक सिंपल तरीका होता है होर्डिंग वगैरह लगाना, पैम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केटिंग के लिए, या पुराने टाइप से जिम चलाना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ट्रेडिशनल जिम्स जो होते थे पहले वही चलते थे। अभी जैसे मैंने बोला आपको, रेसिडेंशियल जिम है, कॉर्पोरेट वेलनेस है, आईटीज़ में आप जाओगे तो कंपनी में भी काफ़ी सारे जिम्स होते हैं। और ट्रेडिशनल जिम के अलावा क्रॉसफिट स्टूडियोज़ जो है उसका ट्रेंड और उसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि लेटेस्ट में अभी क्या है, तो लेटेस्ट में मैं बोलूँगा कि क्रॉसफिट का जो स्टूडियो होता है, फंक्शनल एंड क्रॉसफिट ट्रेनिंग का, उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये पूरा एवोल्यूशन है, मतलब हर एक टाइप का जिम का ही बिजनेस है, लेकिन अलग अलग टाइप से लोग आज बिजनेस कर रहे हैं जिम इंडस्ट्री में। Right, sir. तो आपने जैसे बोला कि क्रॉसफिट स्टूडियो अभी बढ़ रहे हैं, तो वो जिम के मतलब जैसे जिम चलती है उतने अच्छे से क्यों नहीं चलते, उनका बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं होता? एक्चुअली गुड क्वेश्चन मैम। ये सभी मेरे जो क्रॉसफिट स्टूडियोज चलाते हैं भाई, उनके लिए मैं एक आंसर देना चाहूँगा। क्रॉसफिट स्टूडियो और ट्रेडिशनल जिम, ये दोनों ट्रेनिंग के अलग अलग टाइप हैं। तो एक चीज़ होती है, जनरली मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको खांसी जुकाम है, वायरल है, तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? रेगुलर डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन अगर आपको दांत में दर्द है तो आप कहाँ पर जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे। तो क्रॉसफिट और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में यही डिफरेंस है। कंसिडर कर लो कि क्रॉसफिट के लिए दांतों वाला डॉक्टर लग रहा है, और जो ट्रेडिशनल जिम्स है उसमें जो ट्रेडिशनल वर्कआउट्स होते हैं वो लगता है। तो इसका दोनों का एजुकेशन अलग अलग है, इसकी एक्सपर्टीज जो है वो अलग अलग है, इसका नॉलेज जो होना चाहिए वो अलग अलग है। तो इसमें अगर आप क्रॉसफिट का स्टूडियो डालोगे और ट्रेडिशनल वे में अगर लोगों को ट्रेन करोगे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला। तो मेरे हिसाब से पूना में अभी 148 क्रॉसफिट स्टूडियोज़ है, लेकिन 10 नाम बता पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग पॉपअप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बिजनेस तो चालू कर दिया और उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्ट भी कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा, जैसे आपने पूछा कि ट्रेडिशनल जिम्स के जैसे प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते, कि ट्रेडिशनल जिम को पता है क्या सिखाना है लोगों को, लोगों की डिमांड्स क्या है। लेकिन क्रॉसफिट का जो है उसके लिए अलग से एजुकेशन है, अलग से एक्सपर्टीज़ है। वो एक्सपर्टीज़ जो है वो ओनर और जो ट्रेनर्स को वो लोग हायर करेंगे, उनको आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्रॉसफिट स्टूडियोज़ में मैं ट्रेडिशनल जैसे रेगुलर वर्कआउट होता है वेट लॉस और मसल गेन के लिए, वो अगर सिखाने जाऊंगा तो मतलब ऐसे अलग से कुछ फील ही नहीं होगा। जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनको यही लगने वाला है कि ये ट्रेडिशनल जिम ही है। तो वो आपको कंपेयर करेंगे, क्योंकि क्रॉसफिट जिम्स जो होते हैं उसमें मशीनरीज बहुत कम होते हैं, जिम के जो मशीनरीज होते हैं, और हम लोग ट्रेडिशनल वे में सिखाएंगे तो वो लोग आपको कंप्लेंट करेंगे कि अरे आपके पास मशीनरीज नहीं है जिम की, और आप वही सिखा रहे हो जो बाकी जिम में सिखाते हैं। तो अगर उसको वो सिखाना आ गया जो क्रॉसफिट में सिखाते हैं, तो 100% वो लोग भी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि आपको ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इसमें सर जैसे है कि जिम ट्रेनर्स जो होते हैं या जिम चलाने वाले ओनर्स जो होते हैं, वो ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिनके वजह से उनका बिजनेस नहीं चल पाता? मैडम, जिम में बड़ी गलतियां बोलने से अच्छा छोटी छोटी गलतियां हैं, जिससे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है जिम ओनर्स को। जैसे कि पुराने तरीके जो है उसके हिसाब से जिम को चलाना, ठीक है। अगर आप आज देखोगे तो 100 में से 20 या 25 ही जिम होंगे जो स्मार्ट टूल्स जो अवेलेबल है अभी उसको यूज़ कर रहे हैं जिम को चलाने के लिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी जो हम लोग बोल रहे हैं आज, इंस्टा FB जो होता है उसमें ऑर्गेनिकली मार्केटिंग सिर्फ कर लिया। ऑर्गेनिकल मार्केटिंग जो होते हैं, अगर आप पेज देखोगे तो लिटरली आप देखोगे कि उसमें मतलब कई कई भगवान के फोटोज़ भी लगाए हैं ऑफिशियल पेज पे। दूसरा, मार्केटिंग सिस्टम में ही नहीं, मतलब मार्केटिंग अगर करना है, हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग हार्ट होता है, राइट। तो अगर हार्ट चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, मतलब मार्केटिंग चलता है तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। लेकिन अगर इसमें भी आप देखोगे 70% 70 से 75% जिम्स है जो मार्केटिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और अगर आप उसको मार्केटिंग बोलोगे कि आप होम टू होम पेपर से पैम्पलेट्स दे रहे हो या आप होर्डिंग्स कर रहे हो साल में 4 बार, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके बिजनेस के लिए। मार्केटिंग को सिस्टम में डालो। सिस्टम में डालो मतलब क्या है कि हर महीने मार्केटिंग का एक बजट रखो, और वो जो बजट रखा है आपने उसमें से कितना रिटर्न मिलता है उसको आप ये करो,
उसका सर्वे करो। और अगर ये नहीं होता है तो इसको सीख लो, क्योंकि हर एक बिजनेस ओनर को, जिम हो या कोई भी बिजनेस हो, हम लोग जिम का बात कर रहे हैं, तो जिम ओनर को मार्केटिंग पता होना बहुत ज़रूरी है और सिस्टम में मार्केटिंग लेके आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एसओपीज जो होती है वो डिसाइडेड नहीं है जिम में। छोटी छोटी जिम अगर आप देखोगे तो आप जाओगे एडमिशन लेने के लिए भी वही बंदा मिलेगा आपको, आप अंदर जाओगे मेंटेनेंस भी वही बंदा कर रहा है, आपको कुछ सीखना है, ट्रेनिंग लेना है तो वही बंदा आपको सिखा रहा है। और एसओपीज डिज़ाइन नहीं है मतलब ना उसके पास मैन पावर है, एक्सपर्टीज, ना उसके पास जब कस्टमर आता है अंदर तो इन टू आउट क्या प्रोसेसेस होनी चाहिए, वो प्रोसेसेस डिसाइडेड नहीं है, ऑन पेपर नहीं है। और अगर है तो एज पर दैट वो एक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें लीकेज है। मतलब डिसाइड तो काफ़ी सारा कर लिया कि मैं ये करूँगा, ऐसे जिम चलाऊँगा, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेंबर आने के बाद मैं ये स्पीच करूँगा, फिर उसके बाद में मेंबर आ जाएगा, फिर उसको ये सर्विस दूंगा। तो जितना कमिटमेंट आप कर रहे हो उसको अगर आप थोड़ा सा खुद रिव्यू करो तो आप पाओगे कि 20 to 30% ही डिलीवर आप दे रहे हो। तो इस पे एक सॉल्यूशन भी दूंगा मैं कि 20 to 30% देना है तो जेनेरिक पैकेज आप 20 to 30% जो दे रहे हो उसी को बनाओ। ओवर कमिटमेंट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो बनाते हैं मतलब सेलिंग के लिए, तो वो बाद में जाके बहुत महंगी पड़ सकती है उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर्विस इंडस्ट्री। जिम मतलब क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री, इसमें आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या, जब तक आपने किसी को जिम का मेंबरशिप नहीं बेचा है तब तक के ही काफ़ी सारे सिस्टम्स जो वो स्ट्रांग है। मतलब सेल्स का काफ़ी अच्छा स्पीच है, सेल्स के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आपने ये किए हैं। मार्केटिंग के लिए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग का काम मोस्टली जिम ओनर्स जो होते हैं वो खुद नहीं करते, वो किसी एक्सपर्ट्स को, एजेंसी को देते हैं। तो एजेंसी का तो एक्सपर्ट ही है मार्केटिंग करने का, तो उनका वो मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो स्ट्रांग है, सेल्स जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन सेल्स जब होता है मतलब मेंबरशिप बेचा जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद जो भी आपने सेल करने के लिए आप कमिटमेंट्स दिए हैं उसके मतलब उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। अभी फीडबैक तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, अभी फीड फॉरवर्ड भी आया है। तो फीडबैक अगर आप लोगे तो मे बी बॉन्डिंग की वजह से आपको अच्छे फीडबैक मिल पाएंगे ऑन पेपर, बट फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि एग्जैक्टली आपका जो मेंबर है वो आपके जिम में सर्वाइव कर रहा है या हैप्पी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर सेल सर्विस जो है उसको आप मैं बोलूँगा जिम ओनर्स को कि उसको आप अच्छे से सेट करो, ट्रैकिंग रखो, ऑडिट्स रखो खुद के, और जो भी आपको ये हो रहा है मतलब जिसमें आपको कुछ दिख रहा है, गलतियाँ दिख रही है, उसके लिए रिव्यू मीट्स रखो और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आओ। तो इसका कंसिस्टेंसी अगर रहेगा तो ये भी काफ़ी सारा अच्छा बेनिफिट आपको देगा जिम बिजनेस में। सर जैसे आपने बोला कि अभी कैसा है कि 100 में से 70 जिम ना बंद हो जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका कॉमनली रीज़न जो है ये मैंने खुद भी फेस किया था शुरू में जब बिजनेस में आया था, तो ये मैं बताऊंगा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब आज आप देखोगे तो हर बंदे के पास अच्छे आइडियाज़ है, जो मतलब हर एक फील्ड में, जिम इंडस्ट्री के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जिम इंडस्ट्री का भी जो है बहुत सारा आइडिया होता है दिमाग में कि अरे हाँ मैं अगर जिम डालूंगा तो इस वे में उसको लेके जाऊंगा, ऐसे उसको सक्सेसफुल बनाऊंगा। ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है दिमाग में, लेकिन बहुत अच्छा होता है जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जब उसको सही में प्रैक्टिकली आपको आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लांट करना है, तो वो टाइम पे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हो जाता है, मतलब उसको फेल हो जाता है। और ये फेल होने का कॉमन रीज़न जो है वो डिसिप्लिन है। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ वेल प्लान्ड है, तो ये जो सब कुछ वेल प्लान्ड है इसमें अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, और ये शुरुआत होती है खुद से, जो जिम ओनर है जो या जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर डायरेक्टर है उससे, अगर वो खुद डिसिप्लिन नहीं रहता है, उसका जिम अगर 6 बजे खुलना है तो 5:45 वो जिम के यहाँ पर चाहिए। अगर वही नहीं है तो धीरे 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 पूरा जो उसका सिस्टम है उसमें डिसिप्लिन नाम का चीज़ ही नहीं रहेगा। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप डिसिप्लिन रहो, जो आपने डिसाइड किया है ऑन पेपर कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस वे में चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए,
इसको अगर आप कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहो कि मैंने जो डिसाइड किया था वही मैं कर रहा हूँ, या जो डिसाइड किया था उसको छोड़ के कहीं और भाग रहा हूँ। जैसे कि कुछ आइडिया अलग मेरे को कहीं से सुनने में आया, तो फिर मेरा हाथ में जो है वो छोड़ के मैं उसके पीछे भागता हूँ। तो जो आइडिया नया है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, और जो खुद का है वो भी कभी नहीं बन पाता। एक एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट का मैं दूंगा आपको, जिन्होंने मेरे पास जिम बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था। तो उन्होंने सोचा कि उसके हस्बैंड के साथ उसको एक जिम ये करना है, शुरू करना है, और जिम शुरू करने के लिए थोड़ा सा गाइडेंस उसको चाहिए था। तो फिर मुझे मिलने आई। मेरे को जब वो मिली तो उसने काफ़ी सारा बताया कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने ये डिसाइड किया, इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये जगह रहेगा, ये लोकेशन, सब कुछ बताया, सब कुछ ठीक से प्लान था। और उसके बाद में जस्ट मैंने उसको बोला कि ठीक है, मेरे पास सजेशन लेने को आइए, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे को जिम डालना है, तो हम लोग पार्टनरशिप में करेंगे। तो इस पे आपका आंसर क्या होता? कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो यहीं पर बिजनेस फेल होता है। अगर आप आपके डिसीजन पे फर्म नहीं हो, आपने जब जिम शुरू करना है ये सोचा है, तब एक बार भी नहीं सोचा था कि आपको पार्टनरशिप करना है, राइट? बस एक्सपर्टीज मिल रही है तो आपने तुरंत बोल दिया कि हाँ मेरे को करना है। अभी सेकेंड चीज़ जो मैंने बोला कि उसने काफ़ी अच्छा प्लान किया था, मैं ऐसे जिम चलाऊंगे, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे दिमाग में भी वही आइडियाज़ है, राइट? तो अगर मैं मर्ज होता हूँ तो उसके आइडियाज़ जो है वो मेरे को हल्के लगेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपको उससे ज़्यादा है। इससे क्या होगा, उसका धीरे धीरे बिजनेस से मूड चला जाएगा कि मैंने जो सोचा था यार वो तो हो ही नहीं रहा है। फिर हम दोनों में क्लैशेस शुरू हो जाएंगे, राइट? कि नहीं ये मेरे को ऐसे चलाना था। अगर लॉसेस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूँगा, प्रॉफिट होता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं रहूँगा, राइट? लेकिन लॉस के लिए मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, वो भी पॉइंट करने वाले हैं कि आपके हिसाब से चल रहे हैं तो लॉस हो गया है। तो ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, इससे क्लैशेस हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि फर्म रहो अपने डिसीजन पे। अपना बिजनेस प्लान जो है, जो डायरेक्शन में आपको जाना है, उसमें फिर भगवान भी आके बोलेंगे कि इसको चेंज करो तो चेंज मत करो। फेल भी होना है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन खुद लो, किसी के ऊपर नहीं। आपको मतलब किसी के मत्थे नहीं मारना है कि यार मैं फेल हो गया, मेरे को जिम में मैंने तो काफ़ी कुछ सोचा था लेकिन हो ही नहीं पाया। नहीं हो पाया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये एक रीज़न है कि जिम्स जो है वो फेल हो रहे हैं। कि एक आपका सेगमेंटेशन, अभी सेगमेंटेशन के बारे में मैं बात करूँ तो जोमेटो क्या आप बता सकते हो मुझे? ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है। और कितने होटल्स रहेंगे उसके पास? काफ़ी सारे बता नहीं सकते, राइट? मैं भी नहीं, आप भी नहीं बता सकते, राइट? तो अगर जोमेटो सोचेगा कि यार दूसरे के होटल का डिलीवरी करने से अच्छा मैं खुद का होटल डालता हूँ, तो क्या होगा? जोमेटो चलेगा? नहीं। मैं भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एक्सपर्टीज़ है डिलीवरी देना होटल से लेके। होटल वालों को उनका काम पता है, उनको पता है मेरे को अच्छा फूड बनाना और सर्व करना। तो सेगमेंट पे रहो। मतलब अगर कोई सोच, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा सेगमेंट है, मेरे को जिम्स जो लॉस में चल रहे हैं उनको हेल्प करना है, उनका बिजनेस जो है प्रॉफिट में लेके जाना है। तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि यार तू खुद का जिम क्यों नहीं डालता, तो मेरा काम मेरे को पता है, अच्छा मैं फर्म हूँ मेरे काम पे और मेरे डिसीजन पे, मेरी कंपनी किस डायरेक्शन में लेके जानी है, मेरा सेगमेंट क्या है, उस पर मैं फर्म हूँ। तो यही मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्ट्रगलिंग हूँ, लेकिन मैं वो नहीं छोड़ूंगा जो मैंने डिसाइड किया था। तो यही रहेगा कि जो सोच के हम लोग बिजनेस में आए, कदम रख रहे, उस पर फर्म रहे और उसी को जितना हो सके कंसिस्टेंट रख के प्रॉफिट में लेके जाए। राइट सर, आपने कस्टमाइज पैकेज की बात की, तो वो जिम के लिए कैसे बेनिफिट देता है? कस्टमाइज्ड पैकेज का मतलब ये होता है मैम कि आपको जो आपका कस्टमर है, आपका जो मेंबर होने वाला है, फ्यूचर मेंबर, उसकी ज़रूरतों को समझो। तो सेल्स में, जिम लाइन में, सेल्स में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है कंपैरिजन, और वो होता है प्राइसिंग पे। तो अगर 4 जिम है एक 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक 4 से 5 जिम है, तो ऑफकोर्स अब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते तो हमेशा सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि बेटर क्या है। तो जब आपका फ्यूचर मेंबर जो है, या हम लोग उसको प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं, प्रोस्पेक्ट जो है वो अगर 3 जिम घूम के आया है पहले और फिर आपके जिम में आएगा और आप उसको सेम जेनेरिक स्पीच दोगे, जैसे कि एक जेनेरिक ये होता है, पैटर्न होता है जिम में सेल्स का, कि पहले जिम दिखाओ,
जिम में आपके फैसिलिटीज़ क्या क्या है वो उसको पहले शो करो, फिर सर्विसेज क्या है वो एक्सप्लेन करो, और उसके बाद में उसको डायरेक्टली सेल के लिए पूछो कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहेंगे सर, जिम आपको कैसा लगा सर, ये सब कुछ है। तो यही सब लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग आपको कंपेयर करेंगे। जिम जाना है मतलब वेट्स उठाओ, बॉडी बनाओ, सिक्स पैक बनाओ, यही था। लेकिन आज लोगों को पता है कि जिम जो है वो सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं है, आपको फिट रहना है। और आप चैट जीपीटी के भी सर्च करके देखिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप, अगर स्टूडेंट हो तो आपके स्टडी में, अगर आप वर्कर हो तो आपके वर्क में, और अगर आप रिटायर्ड हो, घर पे हो, तो फैमिली के लिए जो प्रोडक्टिव टाइम देना होता है उसका प्रोडक्टिविटी 15 से 20% बढ़ जाता है। तो ये तो बेसिक और सबसे अच्छा बेनिफिट है सबके लिए। तो पैकेजेस को ऐसे कस्टमाइज बनाओ, आपके कंसल्टेशन में ये सब चीज़ें लेके आओ। तो सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि पैकेज को कस्टमाइज कैसे करना है। एक, होलिस्टिक फिटनेस के बारे में जान लो। सेकंड, होलिस्टिक फिटनेस क्या होता है, इसका एक टेस्ट होता है फिटनेस असेसमेंट का। वो टेस्ट जो है वो प्री सेलिंग में आपके कस्टमर से या फ्यूचर मेंबर से आप करवा के लो। ऑन पेपर उसे समझाओ कि फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल हेल्थ होता है, स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एंड्योरेंस होता है, और आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। इसको टेस्ट करो। वो बंदा कितना भी फिट हो, मैं गारंटेड बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं पर भी कहीं तो कम होगा। जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखो आप, फ्लेक्सिबिलिटी होता ही नहीं है। एंड्योरेंस जो जिनका अच्छा है काफ़ी सारा, वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते। तो उनको ऑन पेपर समझाओ कि सर आपका ये जो होलिस्टिक फिटनेस है ये इनबैलेंस है, अगर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो आप 100% हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसीज फ्री लाइफ जी पाओगे। तो इस तरह से आप पैकेजेस को कस्टमाइज करो और लोगों तक लेके जाओ, तो कंपैरिजन रहेगा ही नहीं। सर आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो जो जिम ओनर्स हैं उनके लिए ऐसी कौन सी न्यू स्ट्रैटेजीज है जो उनको अपने जिम में करनी चाहिए? ओके, तो कंपटीशन को अगर बीट करना है या एटलीस्ट कंपटीशन में रहना है, तो मैं एक सलाह एज अ कोच सबको देता हूँ कि उस बंदे ने खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसने खुद को अपग्रेड करना चाहिए। अभी अपग्रेड अगर वो खुद को नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, और अगर अपग्रेड करेगा तो उसको उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको एक सुनाना चाहूँगा। आप मेरे को बताना उसमें से आपको भी कितना, मतलब उसमें से आप क्या ले सकते हो, मोरल क्या ले सकते हो। एक ये स्टोरी एक वुड कटर का है जो लकड़ियाँ तोड़ते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी होता है जो एक कंपनी के लिए काम करता है, जिसपे वो पेड़ जो होते हैं उसको तोड़ने का काम होता है उसका। तो उसका पूरा मतलब जब वो यंग था तब से काम कर रहा है, अभी बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट पे आ गया, उसी कंपनी में काम कर रहा है, और वही उसका पैटर्न है। वो मंथ में 30 जो ट्री है, पेड़ है, उसको काटता है। तो रोज कितना हुआ उसका 30, तो रोज कितना हुआ, रोज 1 हुआ। तो ये पैटर्न मतलब उसका फिक्स हो गया है, सालों से यही चल रहा है। रोज एक पेड़ काटेगा, घर पे जाएगा, रोज आधा पेड़ काट के खाना खाएगा, फिर आधा खत्म करेगा, घर पे जाएगा। तो ये उसका पैटर्न है डेली का। फिर क्या हुआ, एक यंग लड़का आया जिसको उसकी जगह संभालनी थी उसके रिटायरमेंट के बाद। तो उसने कुछ दिन में ये ऑब्जर्व किया वो बूढ़े इंसान ने कि यार ये यंग लड़का है, ये तो हफ्ते में 30 काट रहा है, मतलब ये तो हफ्ते में 30 पेड़ को काट रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो थोड़ा सा जेलस भी फील करता है कि अरे यार ये, फिर सोचता है कि यार गर्म खून है इसका, तो ये होता रहेगा अभी, फिर बाद में इसको समझेगा। फिर सोचता है कि नहीं यार, गर्म खून तो मेरा भी था, मैं सालों से यही कर रहा हूँ, रोज एक ही पेड़ काटता हूँ। तो एक बार उसका सीनियरिटी का जो ईगो होता है वो साइड में रख के उसको पूछता है, बोलता है कि हाउ कैन यू डू इट, मतलब आप कैसे कर लेते हो ये। तो वो यंग लड़का जो है वो बस एक जेंटल स्माइल देता है और पूछता है, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ यार मैं पूछूंगा ये, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ गया है इसमें। तो बोलता है यही है सर, सोच में फ़र्क होना चाहिए। एक तो आप ये बोल रहे हो कि आपका पूरा लाइफ गया है इसमें, और मैं ये सोच के आओ कि मैं लाइफ बनाऊंगा इसमें। फर्स्ट तो ये। सेकंड, वो बोलता है कि आप रोज़ एक पेड़ काटते हो, मंथ में 30 काटते हो, तो आप मंथ में एक बार आपका जो एक्स है, जो वेपन होता है पेड़ काटने का, उसको शार्प करते हो महीने में एक बार,
और मैं शार्प करता हूँ वीक में एक बार। तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी फिटनेस प्रोफेशनल ट्रेनर्स या जिम ओनर्स है, उनके लिए एक मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है कि आपका जो एक्स है वो है आपका नॉलेज। अगर आप उसको शार्प नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो उस पर जंग लगेगा, और अगर जंग लगेगा तो कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, आप लिटरली बिजनेस में सर्वाइव करोगे। आप लिटरली सोचोगे कि इससे निकलूँ कैसे मैं बाहर। तो ये इम्पोर्टेंस है अपग्रेड होने के लिए आपको। और ये छोटी सी कहानी लेकिन बहुत सारा मोरल है इसमें कि एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, सेकंड आपकी सोच ये रखो कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको सर्वाइव नहीं करना है। तीसरा ये है कि आपके नॉलेज को, आपका जो वेपन है, हथियार है, उसको टाइम टू टाइम आप शार्प करते रहो, तो आप कंपटीशन में टिके भी रहोगे या तो आप कंपटीशन बनोगे। ग्रेट सर। सर जो अभी न्यू जिम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? तो बेसिकली वही जिम स्टार्ट करना चाहता है जो जिम ट्रेनर है, जिम इंस्ट्रक्टर है। तो इनका नंबर ऑफ जिम ओनर्स जिम इंडस्ट्री में ज़्यादा है। तो वो लोग कब बोलते हैं मेरे को जिम शुरू करना है? जब उनका फ़ैन फॉलोइंग बढ़ता है, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस वो लोग गेन करते हैं, फिर उनको लगता है कि मेरा जिम भी होना चाहिए और मैं भी जिम चला सकता हूँ। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा, मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ जिनका टैलेंट, मतलब काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा है, आप जिम क्यों नहीं शुरू करते? तो वो लोग एक बात बोलते हैं हमेशा, कॉमन रीज़न एक ही आता है कि सर मुझे बैकअप नहीं है, या मेरे को सपोर्ट नहीं है, मेरे पे ही घर चलता है, मैं ही चलाता हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, या मेरे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं उन सभी बंदों को ये बताना चाहूँगा, अगर आप भी ये सोचते हो कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम डालने के बाद मेरा फिक्स इनकम नहीं रहेगा, मुझे कमाना ही पड़ेगा, ये सोचे तो आप जिम मत डालो। इसका रीज़न ये है कि अभी आप बिजनेस के लिए रेडी नहीं हो। अगर आपको बिजनेस के काफ़ी डाव पता है, जिसमें आप लॉस में भी हो तो कैसे निकलना है, जिसमें मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट जिम को कैसे चलाते हैं उसकी जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है, सेल्स की, मार्केटिंग की, और बिजनेस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। इवन मुझे लगता है कि 60 to 65% जिम्स आर नॉट रजिस्टर्ड। मतलब कोविड के बाद में जिम इंडस्ट्री केस नहीं कर पाई गवर्नमेंट पे, बिकॉज, या गवर्नमेंट को कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मांग पाई, बिकॉज जिम रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर आपका अस्तित्व ही नहीं है तो फिर आप किस बेस पे क्लेम मांगोगे? तो यहाँ से शुरुआत है। जिम रजिस्टर्ड करने के लिए 8 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो वो 8 लाइसेंस कौन से होते हैं ये जानना ज़रूरी है। जिम अगर चलाना है तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूएसपी होना चाहिए। तो वो यूएसपी अगर आपको पता है, मतलब एक 4 साल के 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब हम लोग, मैंने बोला आपको कि हमारे सारे कोर्सेज जो है जिम ओनर्स और जिम ट्रेनर्स के लिए, तो हम लोग उनको पूछते हैं कि आपका यूएसपी क्या है, और वो लोग ब्लैंक होते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं कि मेरा यूएसपी क्या है, मुझे खुद को ही नहीं पता। मैंने जिम तो डाल दिया, मैं चला रहा हूँ अच्छे से, लोग आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेनर्स आ रहे हैं, अच्छा काम नहीं करते, जाते हैं, दूसरे ट्रेनर मुँह लेके आते हैं, लेकिन यूएसपी क्या है, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मैंने पैकेज को कस्टमाइज किया है या नहीं एज पर मेरा यूएसपी जो है। तो ये बिजनेस करने के लिए काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपको ये पता है तो आप 101% जिम या कोई भी बिजनेस शुरू करो। अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको पता नहीं है कि लॉस से बाहर कैसे निकला जाता है, आपको पता नहीं है आरओआई क्या होता है, आपको पता नहीं है आरओआई के हिसाब से पूरे बिजनेस का प्लान जो है उसको कैसे बनाना है, अगर वो फेल होता है तो प्लान बी चाहिए या उसी को चलाना है, अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिम का बिजनेस मत करो, मैं ये बोलूँगा इसको सीखो। सर जैसे आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ के वीडियोस और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होते हैं, तो फिर ये इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी है? ओके, सर्च इंजन में जाके वीडियोस वगैरह देखते हैं, दैट इज़ ओके, बट मैं एक जनरल क्वेश्चन करता हूँ आपसे, इस पे मतलब उसी पे समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूट में जाके सीखने का। मैं आपका मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सकता हूँ यूट्यूब पे देख के, आप अलाउड करोगे मुझे? नहीं। तो यही डिफरेंस है एक
वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड ट्रेनर में और अनसर्टिफाइड जो या नॉन सर्टिफाइड हम लोग बोलते हैं। सो मच मयूर सर, आज आप यहाँ पे आए और जिम ट्रेनर्स को और जो हमारी ऑडियंस है उनको इतने अच्छे से जिम क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में गाइड किया, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।